Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next class, next lecture of chapter Chemical Kinetics, class 12th NCERT Chemistry और ये है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो जो पुराना वीडियो है हमारा, जो पुरानी क्लास के जो डिस्कशंस है उनको देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था रैट लॉ के बारे में, रैट लॉ या रैट एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और उसी रैट लॉ या उसी एक्सप्रेशन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से अब थोड़ा सा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, NO और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर NO2 बनाते हैं। ठीक है, NO2 बनाते हैं, और इस NO2 के बाद में जो है हमने इसके अंदर क्या है कि मान लिया कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका, यहाँ पर हमें एक एक्सपेरिमेंट किया हमने। ये एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, इस टेबल के अंदर हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, 4 एक्सपेरिमेंट किए, तो उसके अंदर हमें क्या है कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है NO का। किसका कॉन्सेंट्रेशन है ये? NO का। और कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया? 0.30। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये सब क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.30। ठीक है, तो जब आप इनकी बात करते हैं यहाँ पर, तो उस समय पे जो रेट की बात करेंगे हम एनोड के लिए, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी लेने पर जो रेट आती है केमिकल रिएक्शन के लिए, ये जो है डेटा ये है रेट का। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, और जब हम रेट की बात करेंगे तो रेट का जो यूनिट होता है वो क्या होगा? मोल पर लीटर और पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना कॉन्सेंट्रेशन NO का, इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का लेने पर इतना रेट आता है। ठीक है, then in the next experiment when we changed the concentration, देखे that is NO का concentration इतना हुआ, ऑक्सीजन का इतना हुआ, तो रेट इतना आता है। ठीक है, इसके बाद में 3rd एक्सपेरिमेंट में ये डेटा आया, 4th एक्सपेरिमेंट में ये डेटा आया। ठीक है, अब इस डेटा से हमें कुछ जो कंक्लूजन है, हमें जो कुछ कंक्लूजन है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, कि जो रेट है वो किस कॉन्सेंट्रेशन पर, किस फैक्टर से डिपेंड करती है। ध्यान रखना, एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई में जो एडवांस वाला है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नीट का जो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें तो ऐसा पूछा ही जाता है ज़रूर, लेकिन इसके साथ साथ में जो जेई का एग्ज़ाम होता है एडवांस वाला, जेई का जो एग्ज़ाम एडवांस वाला है उसके अंदर भी इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ 1 एग्जाम्पल में आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इस टेबल को देखने के बाद में आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, देखिए जब NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं, NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं, तो जो हमारा रेट है, रेट के लिए हम एक्सप्रेशन क्या यूज करते हैं? K, एंड देन यहाँ पर क्या है? ये NO, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ऐसा ही होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या होता है, एक बार आपको एक को कांस्टेंट करना है, दूसरे को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। आपने इसको तो क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, यानी कि NO की जो क्वांटिटी है, मोलर क्वांटिटी, वो डबल कर दिया आपने। जब आपने NO की क्वांटिटी डबल कर दी और ऑक्सीजन को आपने कांस्टेंट रखा, तो उस केस के अंदर रेट जो है, ये रेट जो है वो कितनी टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स हो गई। यानी कि आपने NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। एक चीज़ को आपने डबल किया तो उसका इफेक्ट आया 4 गुना। इसका मतलब यहाँ पर जो रेट है वो NO जो है उसकी पावर 2 के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, NO की जो पावर है उसके ऊपर 2 के फॉर्म में डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं,
अगर हम NO की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं, जैसे सेकेंड एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट, इनमें क्या है, NO की कॉन्सेंट्रेशन को आपने कांस्टेंट कर दिया और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपने क्या कर दी, डबल कर दी। तो जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आया, इंटू 2, मतलब जस्ट डबल हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, the rate of the reaction is dependent in the form of power 1। यहाँ पर पावर 1 है, आप चाहो तो मेंशन करो और ना करो तो भी चलेगा, इट इज़ अंडरस्टूड। ओके, नाउ ये हमारा एक रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ बन गया इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए जो रेट इक्वेशन होगा उस रिएक्शन के लिए वो कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू KNO2 NO का होल स्क्वायर, दैट इज एंड पावर ऑफ O2 इज 1, ठीक है। ये इस रिएक्शन के लिए हमने रेट बनाया। तो रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नाइट्रोजन दैट NO पे डिपेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पावर 2 एंड ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पावर 1, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए आपको कुछ डेटा गिवन होंगे और इन डेटा की हेल्प से आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा कि फॉर दिस रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको रेट लॉ कैलकुलेट करना आ गया, इफ़ यू कैलकुलेट इजीली, देन आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम के अंदर इसमें जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया है उससे एग्जाम्पल में और आगे वाले जो एग्जाम्पल्स आएंगे उनमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस है, अच्छा इस इक्वेशन के लिए अगर हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखते हैं, सिंपल सा है, -d, डिफरेंशियल का मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, -dr/dt। ये तो हो गया। माइनस क्यों, क्योंकि रेट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ में लिखेंगे, ठीक है। NO का जो पावर है, NO का जो पावर होगा वो कितना होगा, 2 एंड द सेम ऑक्सीजन का पावर 1, ठीक है। ये है आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, ठीक है। अब देखिए रेट इक्वेशन जो हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमने जो डिसाइड किया है रेट एक्सप्रेशन, वो और जो कोएफिशिएंट है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है, 2 है, यहाँ पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो रेट एक्सप्रेशन में और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों इक्वल आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी कि हमेशा ऐसा इक्वल ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, भी होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं उन्हीं एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका एक एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म सभी जानते हैं। क्लोरोफॉर्म का जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और साथ में HCl बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनता है। जब आप इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट कैलकुलेट करते हैं, मीन्स प्रैक्टिकली जब आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए जो रेट की वैल्यू आती है, वो जो वैल्यू है उसको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस दिस इज़ डिफरेंट, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 एंड 1। लेकिन जो रेट लॉ आया है हमारा, जो रेट एक्सप्रेशन आया है उसमें क्लोरोफॉर्म का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसका तो पावर 1 है, बट इन केस ऑफ क्लोरीन द रेट इज नॉट डिपेंडेंट एज द पावर 1,
एज द पावर 1, बट द पावर इज हियर हाफ। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसके रेस्पेक्ट में रेट जो है वो क्या है, हाफ टाइम्स है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और जो रेट लॉ है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स की जो पावर है वो इक्वल नहीं है। इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है एक्चुअली ये। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस। इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस क्या बनेगा इसमें, सिंपल सा है। जब भी आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो एसिड और अल्कोहल बनता है, एसिड एंड अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर और बात करेंगे इसकी कि क्या होता है, कैसे होता है। बट हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्यों बनता है, कैसे बनता है। हमारे लिए हम फिलहाल इम्पोर्टेंट है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो एक्सपेरिमेंटली, देखिए यहाँ पर ये है इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5, इसकी तो पावर 1 है, इसकी जो पावर है वो तो क्या है 1 है, और जो यहाँ पर वाटर है उस वाटर की जो पावर है वो है 0। अब ये क्या हुआ इसमें, तो जब आप लोग कभी डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल को, मीन्स जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो वाटर होता है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिया गया है। वाटर यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वाटर की क्वांटिटी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देते हैं तो भी जो रेट है वो अफेक्ट नहीं होती है। रेट इज़ नॉट गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पावर क्या आ गया 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, रेट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वाटर, रेट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। मीन्स वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करोगे तो भी रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ध्यान से सुनिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट लो होता है वो रेट लो आप सिंपली किसी रिएक्शन को देखकर, जस्ट मियरली बाय लुकिंग द रिएक्शन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि इसको हमेशा जो रेट लो होता है या रेट एक्सप्रेशन होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली हमेशा इसको कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब देखिए एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, कैसे बनाएगा। देखिए एक आपको एग्जाम्पल देगा, एक केमिकल रिएक्शन देगा कि दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन and for the above chemical reaction the rate law is ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो आपने कभी देखा ही नहीं हो या कभी सुना ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन देगा और फिर नीचे लिखेगा कि इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस देगा उसमें। फर्स्ट ऑप्शन में कुछ भी मान लीजिए जो इसकी फॉर्म में दे देगा वो आपको रेट वाली फॉर्म में, ये रेट दे देगा, यहाँ पे यहाँ के लिखेगा, यहाँ पर कोई एक रिएक्टेंट का कुछ भी पावर दे देगा, यहाँ पर जो भी सेकंड रिएक्टेंट होगा उसका कुछ पावर दे देगा। ऐसे 3 ऑप्शंस डिफरेंट बनाएगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो बड़ा स्मार्टली लिखेगा कि कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, देखिए 99% स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट बात यही है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। These exams are not tougher, that can be easily cracked, but प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट्स। जब तक आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप इनके बारे में नहीं सोच सकते। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्या होगा, इजीली आप फोर्थ ऑप्शन पे टिक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या था, कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए मीन्स से फाइंड आउट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो बेसिक थिंग है, वो है आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपने किसी इक्वेशन का पर्टिकुलर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया है तो फिर इजीली आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा बात है कि किसी रेट के अंदर, किसी भी रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट और लॉ में या रेट एक्सप्रेशन में जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती है, उनका जो सम है, वही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन या जो रेट लॉ लिखा जाता है, उस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, उनकी पावर्स का सम का मतलब एडिशन, ऐड कर दो तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इस वाले एग्जाम्पल में इसकी बात करें हम, इसके लिए हमने केमिकल रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ लिखा था हमने। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए ये हमने रेट लॉ प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो हमें अब इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है या बताना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल, ये आपका रेट एक्सप्रेशन है। रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होती है उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है वही क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO, उसकी पावर 2 है और ऑक्सीजन की पावर 1 है। कितना हो जाएगा? 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। यानी इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 3। इस रिएक्शन की बात करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा इसके लिए? सिंपल सा है, देखिए इसका पावर कितना है? 1 प्लस इसका पावर कितना है? हाफ। 1 + हाफ दैट इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? आपको रेट एक्सप्रेशन पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, 1 + 0 = 1। ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी कैलकुलेशन में किसी के प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना या डिटरमाइन करना आ गया तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? चुटकी बजाते ही हल कर दोगे। चुटकी बजाने का मतलब ऐसे करके ही सॉल्व कर दोगे। तो ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि बड़ा टिपिकल है या फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े इजी होते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो बड़े इजी होते हैं और लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। आप जब एग्ज़ाम के अंदर जाओगे, कॉम्पिटिशन्स की एग्ज़ाम्स फाइट करोगे तो आपके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा टाइम मैनेजमेंट। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं होता है नीट और जेई में, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं होता है नीट एंड जेई में, उनकी सबसे बड़ी एक कंप्लेन होती है कि टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है हमेशा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, मीन्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो बेस्ट एग्जाम्स होता है, उनके अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके रखना है कि हाँ 1 मिनट से ज़्यादा मुझे किसी भी क्वेश्चन पे स्टे नहीं करना है। अगर एक मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर उसको आप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कीजिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात कर रहे थे हम, बीच बीच में कुछ ज्ञान की बातें बताते रहेंगे आपको। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा, x + y होता है अगर आपको रेट एक्सप्रेशन गिवन है तो। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, यानी कि सभी वैल्यूज़ पॉसिबल है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसकी सभी वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शंस में भी पॉसिबल है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज़ द इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले एग्जांपल में ये था कि रेट लो हमने लिखा था कि इथाइल एसीटेट है, उसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया था, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना था जिसमें, तो इसके अंदर जो रेट है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसका इसके रेस्पेक्ट में 0 है। इसका मीनिंग कि उस रिएक्शन में जो रेट है वो इस कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट। आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि कर लोगे आप लोग। एग्जाम्पल 4.3 एग्जाम्पल 4.3 और उसके अंदर क्या है, कुछ क्वेश्चंस कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। आपको रेट का गिवन है और उसके अंदर फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। के है ए की कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ए की पावर कुछ, बी की पावर कुछ। ए की पावर जो है 1/2 है और इसकी पावर 3/2 है। बोला है कि इस रेट लो के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1/2 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 2। आधा और डेढ़ 2 होता है, कर सकते हैं आप इजीली। अगर माइनस हो तो ध्यान रखना, माइनस हो तो अलजेब्रिक सम करना है हमें। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर ये हो, एक का 3/2 है और एक का -1/2 है, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसमें आपको डेफिनेशन अगर बतानी हो तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में जो उसका जो रेट लो होता है, उसमें जो रिएक्टेंट्स की जो पावर है, रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स होती है, उनका जो सम होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम किसी रिएक्शन को जस्ट देख के, बाय लुकिंग जस्ट द रिएक्शन, किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, आपने उसको बैलेंस भी कर दिया और उसका रेट लो भी कैलकुलेट कर लिया, तब तो आप इजीली उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। लेकिन किसी रिएक्शन को देख के आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने जो रिएक्शंस होती है उनके 2 टाइप्स बनाए हैं। रिएक्शंस जो होती है केमिकल रिएक्शन से, उनके 2 टाइप बनाए हैं। ये टाइप का बेसिस क्या है, इस टाइप का बेसिस क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, तो सेकंड जो है उसका क्या नाम होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल सा है, मल्टीपल स्टेप्स यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोल रहे हैं, और अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम मल्टीपल रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। सिंगल स्टेप का रिएक्शन कोई भी, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शंस का एग्जांपल है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी बात हम यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप्स होती है, कुछ रिएक्शंस का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, ठीक है। ये है आपका C2H6 क्या बोलते हैं इसको, ईथेन। इस ईथेन का हमें क्या करना है, कॉम्बस्शन करना है,
क्या करना है, कंबस्शन करना है। तो जब आप इसका कंबस्शन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बताया मैंने आपको कभी कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब आप कंबस्शन करते हैं, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब आप कंबस्शन करते हैं तो हमेशा याद रखना कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये लगता तो ऐसा है कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, लेकिन दिखने में ऐसा है, रियल में ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होगा, इससे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ये स्टेप हो गया 1, स्टेप ए। फिर इस अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, स्टेप 2। फिर इस एल्डिहाइड से एसिड बनेगा जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ये हो गया स्टेप 3। फिर इस एसिड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हो गया आपका स्टेप डी। तो देख सकते हैं आपको ये जो सिंपल सा रिएक्शन हमें दिख रहा था ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, पहले यहाँ से इथेन से अल्कोहल बना, पर्टिकुलर जो भी अल्कोहल बनेगा दैट विल बी इज नॉट कंसर्न हियर, एल्डिहाइड, एसिड, और उसके बाद में बनता है आपका फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए, तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने सिंपल से 2 टॉपिक देखे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? मुझे तो नहीं लगता कुछ क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ठीक है, अगर सीबीएसई कभी कभी कुछ इजी क्वेश्चंस भी देती है, कुछ जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर के अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ऑल्दो दे आर इन साइंस बट दे आर स्टिल एवरेज, उनके लिए कुछ इजी क्वेश्चंस रखे जाते हैं। और 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा पर्टिकुलर हर क्वेश्चन पेपर में जो टॉपर्स होते हैं, मेरिट होल्डर्स जो आते हैं उनके लिए होता है वो क्वेश्चन। ठीक है, यानी उस क्वेश्चन को वो लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं, दैट इज़ ए टाइप ऑफ हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन का पेपर का ये एक पोस्टमार्टम होता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट है हमारा, हमने जो रेट कांस्टेंट देखा था, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के कहाँ से लाएंगे हम? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेट। कोई भी एक एग्जांपल देख लीजिए रेट का, और उस रेट के अंदर हमने जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, ऐसा हमने कोई एक रेट लॉ बनाया है, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन बनाया है। हमें क्या चाहिए? इस के का यूनिट चाहिए। तो के का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए के को एक तरफ रख लो और बाकी को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये हो गया रेट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, रेट का यूनिट क्या होता है वो तो सभी को पता है। रेट का यूनिट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोल पर लीटर होता है, और रेट है तो पर सेकंड में आएगा, पर सेकंड। इस सेकंड को मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे। ठीक है, पर सेकंड। नीचे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। मान लीजिए ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर मान लेता हूँ मैं एन है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन है। ठीक है, अब देखिए इसका पावर कॉन्सेंट्रेशन का 1 है, इसका पावर एन है, ऊपर जाएगा नीचे वाला तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बनेगा, तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस एन, और अपॉन में हमेशा सेकेंड। ठीक है, तो एक ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आपको याद नहीं रखना है कि के का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, 3rd ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, ऐसा आपको याद नहीं रखना है। आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है बस। दिस इज़ कॉल्ड 5 स्टार फॉर्मूला। अगर ये याद है तो आप किसी भी टाइप का एग्जाम्पल दे दो, आप इजीली उसको बता दोगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम फर्स्ट, चलिए 0 ऑर्डर की बात करते हैं हम। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट, 0 ऑर्डर का मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी उसमें? 0। ये जो है ना, ये दोनों यहाँ पर इसमें भी 0 है, यहाँ पर इसमें भी 0 है। ठीक है, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। एन की वैल्यू 0 है,
इस इक्वेशन में 0 रख दीजिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें 0 रखेंगे तो 1 - 0 1 आ जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और अपॉन में क्या है, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट। किसका यूनिट है ये, के का यूनिट। चलिए जीरो ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, FOR भी हम बोलते हैं शॉर्ट में इसको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू, के का यूनिट सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जो है टोटल n जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, इसमें भी 1 है, तो 1 - 1 कितना होता है, 0। 1 में से 1 निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो 0, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू होता है 1, यानी कि यहाँ पर ऊपर तो 1 है और नीचे है S का ऊपर, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा S इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसके लिए K की वैल्यू जो है वो सेकेंड इनवर्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसके ऑर्डर सेकेंड हो, सिंपल है। यहाँ पे 2 है, 1 - 2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये मोल है और ये लीटर है, मोल पर लीटर, ये सॉरी L छोटा आएगा, मोल पर लीटर तो इसका यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का, अपॉन में क्या है यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है। अब इस मोल पर लीटर का पावर कितना है, -1 है। इसका क्या मीनिंग हुआ, सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि दोनों को उल्टा कर दो, आप दोनों को उल्टा कर दो, लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा और पावर पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका लीटर ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और मोल नीचे आएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। लीटर मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स तो हमेशा की तरह ही रहेगा। तो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, देखिए सभी की यूनिट्स में सेकेंड जो है वो इनवर्स में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो ये 5 स्टार है उसमें भी देखिए सेकंड जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर सेकंड हमेशा ही क्या आएगा, इन्वर्स में ही आएगा। चाहे से किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, और उन 4 ऑप्शन में से एक के अंदर S की वैल्यू जो है वो 0 है, S की वैल्यू एक में -2 है, S की वैल्यू एक में -1/2 है, और एक के अंदर S की वैल्यू -1 है, ठीक है। बाकी यूनिट्स जो है वो सेम है, मोल पर लीटर, मोल स्क्वायर लीटर, ठीक है। और एक में दे दिया आपको मोल इनवर्स लीटर, और फिर ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है, जो भी, और एक में दे दिया आपको मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, ऐसा दे दिया। आपसे फिर पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा यूनिट के का सही है, यूनिट कौन सा सही है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे, ये कैंसिल हो गया आउट ऑफ रेस, ये कैंसिल हो गया आउट ऑफ रेस, ये कैंसिल आउट ऑफ रेस, यही तो एक सही है। अब कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है ये हमें मतलब नहीं है, बट इनमें से सही कौन सा है, ये सही है, तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपसे, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो आपने कभी सुना ही नहीं हो। ऐसे बोलेगा कि इन्वर्जन ऑफ शुगर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसके लिए जो इन्वर्जन ऑफ शुगर का जो रिएक्शन होता है उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो अब न तो हमें शुगर का इन्वर्जन क्या होता है वो पता है, और न हमें ये मालूम है कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लेकिन हम स्मार्टली इस मेथड से उसको बाकी को एलिमिनेट कर देंगे और ये ऑप्शन फाइनली हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, CBSE हो चाहे से नीट हो या JEE हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।